नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और अभी काफ़ी दिनों से के गैप के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है एक तरह से डायरेक्टली पोर्टफोलियो को ना दिखाते हुए, लेकिन आप लोगों को उसका एक जिस्ट थोड़ा सा आइडिया देते हुए चीज़ों को आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और पिछला वीडियो कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस जो है कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाई और मैंने वो अपलोड कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। तो वो वीडियो जो है एक तरह से, लेकिन जो भी चीज़ें कही गई थी वो आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ये वीडियो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक ठाक से बन जाए और चीज़ें आप लोगों के चीज़ों मतलब पहुँच पाएँ जो सही तरीके से, जिस तरह से पहुँचा रहे थे। तो वो है डायरेक्टली, क्योंकि देखो बात क्या है कि ये बंधन जो है ये बना रहे मतलब आगे समय तक, और मैं आपको किसी न किसी माध्यम से चीज़ों को डिलीवर करता रहूँ। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र एंड जॉब है थोड़ा सा, इस वजह से एंड वो चीज़ें टाइम ले रही हैं। बट ये है कि अपने पोर्टफोलियो पे चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, और आप लोगों के समक्ष कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ। और यहाँ यूट्यूब पे थोड़ा ये कह सकते हैं सेबी गाइडलाइंस वगैरह की वजह से भी थोड़ी सी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या बाइंग हो रहा है, क्या कुछ सेलिंग हो रहा है, क्या पोजिशनल ट्रेड हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उन सब चीज़ों पे भी वीडियो में अभी आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे अगर पुराने वीडियोस में आप लोग बने रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करी और नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत सारे बात की, और टाइम टू टाइम जो है स्ट्रेटेजी को कह सकते हैं चेंज करता रहा। ऑल इन ऑल बात यह है कि हमने कोरोना के बाद आए हुए ज़्यादातर लोग हैं हम लोग, और वहाँ पे बाइंग स्ट्रेटेजी को भी धीरे धीरे करके चेंज किया। और हमने ये भी देखा कि जब मार्केट कंसोलिडेशन में हो, गिरावट में हो, तब किस तरह से हमें चीज़ों को करना है। मतलब अच्छी कंपनी तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन रिस्क एपेटाइट को भी कैसे हमें कह सकते हैं उसको कम करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें भी हमने सीखी। और आपने ये भी देखा उस ग्रुप में, जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तरह से डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, बहुत सारी चिट चैट चलती है, लेकिन फ्रूटफुल बातें भी होती हैं। लेकिन वही है कि बने रहना वो बहुत मैटर करता है। 490 लोगों का ग्रुप है एटलीस्ट, और काफ़ी लोगों को निकाला भी है ड्यू टू अन्य जो कह सकते हैं अनसोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे फैमिलीज भी हैं, मतलब कह सकते हैं लेडीज़ भी हैं, तो वो एक तरह से अपना एक ऑरा क्रिएट किए हुए है वो ग्रुप। और आप सभी तरफ से, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे की नॉलेज से ही सब कुछ है, कि मतलब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, वी ऑल आर लर्नर्स, ठीक है। तो हमें किस तरह से मार्केट में अप्रोच होनी चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे टाइम टू टाइम, मतलब अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। आपने वहाँ पे ये भी देखा कि ऐसे भी अपने साथ बंदे हैं जिन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा, जो हमारा एक ड्रीम अमाउंट होता है, वहाँ तक पैसा बनाया। कोरोना के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, और पोजिशनल ट्रेड कर करके पैसा बनाया, और फिर वहाँ पे ट्रैप भी हुए और वापस बैक टू बेस उसी लेवल पे आए हैं। वो भी सीख देता है। तो अगर दूसरों की उस सीख से, या हमारी कुछ गलती से, या हमारे कुछ एक्सपीरियंस से चीज़ें एक दूसरे के साथ में अगर शेयर होती हैं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल इन अ फ्यूचर टर्म, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा पोर्टफोलियो का एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ये देखा कि ये यहाँ पे देख रहे हो कि अभी ये जून, जुलाई और अगस्त में आप देख रहे हो कि पोर्टफोलियो जैसे ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, लगभग इसी एरिया के आसपास घूम रहा है। ये जिस्ट है उन सभी शेयर्स का जहाँ पे मेरे पास जो पोर्टफोलियो में है, ठीक है। कहीं कहीं पे प्रॉफिट्स बुक कर लिया, तो वो सब चीज़ें मतलब कह सकते हैं बाद में ये एडजस्ट कर देता। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको नीचे करता जाऊँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो देख सकते हो कि एक बड़ी गिरावट भी देखो दिखाई पड़ रही। और मार्केट में बने रहने में ब्यूटी इस बात की होती है कि आपको ये सब देखना, डाइजेस्ट करना, डाइल्यूट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों, ये फेजेस तो सबने देखे हैं मार्केट में, जिसने बहुत बड़ा पैसा बनाया है, ये फेजेस सबने देखे हैं। मेरा कहने का मतलब है ये फेजेस सबने देखे हैं, ये मैंने भी देखा है। अब पोर्टफोलियो ये मेरे मतलब एक सकते हैं मेरी इक्विटी का एक चार्ट बेसिस पे पोर्टफोलियो में दिखा रहा है कि भाई मैं इन्वेस्टिंग किया, तो इन्वेस्टिंग के बाद में अब ये जो टाइम है, ये टाइम आप जो देख रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन का टाइम है, ठीक है। वहाँ पे भी तब की नॉलेज में और अब की नॉलेज में और अब के एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन डटे हम तब भी रहे और डटे हम आज भी रहे, और आगे भी हम चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। और नाउ द थिंग्स आर बीइंग मोर क्लियर। और मार्केट को कंप्लीटली कभी कोई नहीं सीख सकता, लेकिन आप अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते हुए अप्रोच अगर रखेंगे तो भी आपको जो है कि सही रास्ता दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे
आप देखते हैं कि जो कह सकते हैं कि ये जो गिरावट है, मतलब ये अभी आप देख सकते हो, इस सितंबर में और जब ये ऑल टाइम हाई पे था, तब उस समय पे जो मैंने अपने आपके प्रॉफिट्स आप लोगों को दिखाए थे, लगभग लगभग 25 लाख के आसपास के प्रॉफिट्स थे। ठीक है। और वहाँ से मैंने जो बॉटम आउट जो प्रॉफिट्स देखे, आप लोगों को पता होगा 8.5 लाख के प्रॉफिट्स देखे। और मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी, जो मेरी पर मंथ की इन्वेस्टिंग जर्नी होती है, वो मेरी पहले तो जैसे होता है ना, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कब थोड़ी सी बढ़ जाएँ या कुछ क्या हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे हम कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग जो मेरा पर मंथ का रहता है, और जैसे करीबन 60 का रहता है, कभी कुछ है तो नाउ डेज 40 पे चल रहा है। तो जैसे जैसे मैं, क्योंकि रिजर्व टू रिजर्व मेरा सोचना हमेशा होता है, लोन पे मेरा भरोसा नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें रहीं, लेकिन इन्वेस्टिंग तब भी कंटिन्यू थी, इन्वेस्टिंग आज भी कंटिन्यू हुई है। और यहाँ से 8.5 लाख से जो प्रॉफिट, अगर आपको इस एरिया पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ, और यहाँ पे अगर आज पोर्टफोलियो इस जगह पे स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरे करीबन 15.5 के आसपास का प्रॉफिट है ऑल इन ऑल। लेकिन ऑल ये जो लंबी जर्नी है, आपको ये देख सकते हो कि, तो ये चीज़ें आपको दिखाई भी पड़ेंगी, ये भी रहेगा। अगर मार्केट में मुझे अभी 15 का ही प्रॉफिट अगर आना था, तो उसमें मैंने 25 की प्रॉफिट्स को भी देखा, और मैंने 8.5 के भी प्रॉफिट्स को देखा, और बहुत कुछ यहाँ पे भी सीखा और बहुत कुछ यहाँ पे भी सीखा। और जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, तब भी क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो भी हमने सीखे। कि भाई हमें कि जिस तरह से पहले था कि भाई कितने भी शेयर्स हों, और ये भी डाइवर्सिफिकेशन से को सेफ्टी तो आती है, लेकिन वो कैलकुलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हमें किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो के रेशियो के, इन्वेस्टमेंट के और प्रॉफिट्स के हिसाब से हमें कितनी कंपनी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेक्टर वाइज, और कितना डाइवर्सिफिकेशन और अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के आगे अप्रोच करना होता है। ठीक है। तो ये सब जर्नी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, और मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये अगर एज ए ये इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसका एनएवी, ये इन्होंने जो है एनएवी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये देखो दिखा दिया है कि एनएवी किस जगह पे कितना क्या था। तो अगर मेरे पोर्टफोलियो एक तरह से म्यूचुअल फंड होता, सपोज आपने मेरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता, उसका एक एनएवी होता, तो ये जो रिटर्न दिखाई पड़ रहा है आपको, जो मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा देखिएगा, आप नीचे तक जाएगा अगर, तो इससे, हालांकि इन्वेस्टिंग जर्नी तो उससे पहले की है, लेकिन ठीक है, ये जहाँ से चार्ट दिखाई पड़ रहा है कैलकुलेशन में, तो देख सकते हो लगभग 1,000 रुपये के आसपास का एनएवी मेरा पोर्टफोलियो शो करता है। और आप अभी ग्रेजुअली देखना कि ये किस तरह से हो सकता है, आप लोगों के भी इसमें बेटर सिचुएशंस हों, लेकिन सीखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो 1,000 से ये ऊपर उठा, और ये देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे, ये जो रशिया यूक्रेन का टाइम था, उस समय मेरे 4 लाख के प्रॉफिट्स थे, हाईएस्ट जो प्रॉफिट्स थे। ठीक है। जब इस जगह पे आप देख रहे हो कि 1267 का करीबन एनएवी दिखाई पड़ रहा है, फिर भी नीचे गया, ऊपर गया, उस तरह से रहा, और ये उसी के आसपास। मैंने तब भी नहीं निकाला, तब मैं खैर सेलिंग कुछ भी नहीं करता था, ना के बराबर बाइंग चलती रहती थी। और यहाँ पे भी कुछ, बस ये है कि इस जगह पे आके मेरी हिम्मत टूटी थी, और मैंने जो इन्वेस्टिंग का जो मेरा अमाउंट होता था, वो मैंने बहुत रिड्यूस कर दिया था। लेकिन छोड़ा तब भी नहीं था, मैं तब भी 2,000 रुपये 2,000 रुपये 1,000 रुपये ऐसे कर करके डालता रहता था और सीखता रहता था। और वहाँ से जब चीज़ें रिटर्न हुई, कह सकते हैं कि तो वो धीरे धीरे एकदम से जो रैली आई, और रैली के बाद में देख सकते हो एनईवी की जो हाईएस्ट वैल्यू आई, वो आई, आप ये देख सकते हो कि करीबन 2280 के करीब का आपको लगभग हाईएस्ट, 2200 2300 2280 करीबन आपका हाईएस्ट 2300 लगभग ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में एक क्रैश डाउन हुआ सितंबर के बाद में, जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कह लो, सेलिंग कह लो, कुछ भी कह लो आप। ठीक है। मार्केट में धज्जियाँ उड़ गई, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स जो है गोता खा गए, और कंपनीज खा गई, म्यूचुअल फंड हो, ऐसा तो है नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो गिरा या म्यूचुअल फंड नहीं गिरा या क्या कुछ हो, सब कुछ हुआ, और ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अब क्या सर, ये कह सकते हैं रिग्रेट का गेम रहेगा कि भाई सर, अगर आप करीबन 2,800 के एनएवी पे प्रॉफिट्स बुक कर लेते तो जो है मज़ा आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें पता नहीं होती। अगर मैं मान के चलो इस चीज़ को, मैं यहाँ मानता कि मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है, मौका मिल गया, फिर मैं कहता कि दोबारा चलो ऊपर गया यार, ऑल टाइम हाई पे आ गया, चलो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता, फिर अगली बाइंग के लिए मेरे को कहाँ देखना पड़ता, मैं यहाँ देखता तो बाइंग तो उसी लेवल पे आती। ठीक है। फिर वो और भाग जाता, तो शायद ये रैली को मैं राइड नहीं कर पाता। ठीक है। और जब मार्केट, अब जैसे मार्केट आपको दिखाई पड़ा कि कंसोलिडेशन की स्थिति में है, इसमें ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है, और जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है वो सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे सिचुएशन है कि अगर मैं 8.5 के प्रॉफिट्स, 25 के प्रॉफिट से 8.5 के प्रॉफिट्स, 8.5 के प्रॉफिट से 15.5 के प्रॉफिट्स के आसपास घूम रहा हूँ, और इन्वेस्टिंग का जो पैसा है वो पर मंथ जो लगना है, वो थोड़ा 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 वो लगता ही जा रहा है, वो यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि हाँ भाई चीज़ें फ्रूटफुल हैं। अगर मैं इसको, जैसे कहते हैं ना कि यार इतना हेडेक क्यों लेना, लेकिन सीखोगे कैसे?
म्यूचुअल फंड में डाल दिया, म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रेशर होती हैं, भाई इतना उन्हें लार्ज में डालना है, इतना मिड में, इतना, ये एक सही हेल्दी रिटर्न्स मिलता है और चीज़ें चलती हैं। लेकिन मार्केट को खुद से सीखना भी बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी सिनेरियो को भी आगे बढ़ाना आना चाहिए। अब जैसे मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि भाई ठीक है, मैं कितना सही हूँ या कितना, ये निफ्टी के एक तरह से इन्होंने दे रखे हैं और इसी के आसपास की चीज़ें खरीदते हैं। आप बहुत सारे जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर कंपनीज़ में आपने देखा होगा, मतलब ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में अगर स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है तो ज़्यादातर कॉमन कंपनीज होंगी। कोई कंपनी निकल रही है तो उसी में दूसरी बाय कर रही है तो दूसरी भी वहाँ पे ही बाय कर रही है, फिर वही शेयर्स, कॉमन शेयर्स लगभग अगर आपने 5 से 6 8 म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज को निकालना और उनमें कॉमन कंपनीज को निकालना, एंड यू विल कम टू द नो द सिचुएशन कि भाई कौन एग्रेसिव फंड है, क्या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, बाकी चीज़ें उसी आसपास रन करती हैं और उसी हिसाब से CAGR भी मिलता है। लेकिन अगर हमें कुछ करना है, सीखना है, जैसे हम लोग वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो वो उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स को लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, लॉसेस को भी देखना पड़ेगा। बट अगर वो कैलकुलेटेड होंगे, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में नहीं आओगे, मार्केट में टिके रहते हो, तो मार्केट पैसा अपने आप बना के देता है। आपकी कोई औकात नहीं है जो आप पैसा बनाए, ठीक है। तो मैं अगर जैसे इसको निफ्टी 50 से जैसे मैं कंपेयर करता हूँ, अगर जैसे करा, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे हटा देता हूँ, ये इस साइड में कर दूँ, ये यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर कर दूँ तो ये शायद हट जाए, यस ठीक है। तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट, ये ब्लू वाला दिखाई पड़ रहा है और इसके साथ मेरे पोर्टफोलियो का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ठीक है, निफ्टी 50 कंपनी से तो बेटर ही होगा क्योंकि स्मॉल कैप पे ज़्यादातर है चीज़ें, ठीक है। लेकिन मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से चीज़ें उसी हिसाब से रन कर रही हैं, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा निफ्टी मिड कैप 50 के साथ में कर दूं, तब भी आप देखते हैं कि काफ़ी अच्छा रनअप था और मिड कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मेरे पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में उसी लाइन में चल रहा था, बट अभी थोड़ा सा बूस्टअप हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे लार्ज कैप का जो तीसरा चार्ट है इसी के साथ चल रहा है मेरा। ये क्या है, निफ्टी लार्ज मिड कैप, मतलब लार्ज भी हैं मिड भी हैं, उस तरह की कंपनीज को अगर मिक्सअप कर लिया तो देख सकते हो कि मैं उसी लेवल्स पे, सेम जगह पे मेरा भी पोर्टफोलियो चल रहा है। तो फिर मुझे किस चीज़ की चिंता है भाई, ठीक है, लार्ज भी है मिड भी है। अब अगर इसको थोड़ा सा एग्रेसिवली के सेक्टर में अगर आ जाएं तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको इससे लगा लूँ अगर मैं, तो आप देखेंगे बाकियों को मैं अगर हटा देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये निफ्टी स्मॉल कैप की बात करी, जहाँ लार्ज और मिड आई तो थोड़ा सा उसी रेशियो पे आ गया मेरा पोर्टफोलियो, जिस रेशियो की लार्ज भी है मेरे पास, अच्छी क्वांटिटी मैंने लगा रखी है। हो सकता है मैं आगे जाके प्रॉफिट्स बुक करूँ और फिर री इन्वेस्ट करूँ, वो डिपेंड करेगा मेरे कह सकते हैं रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो यहाँ निफ्टी स्मॉल कैप में देखते हो 250 का जो पोर्टफोलियो का है, तो उसने स्मॉल कैप ने मेरे पोर्टफोलियो को ऊपर ही ऊपर चला है, कहीं कहीं पे मतलब जो है मैंने बीट किया, लेकिन ऑल इन ऑल देख सकते हो और उसी के आसपास चल रहा है, लेकिन ठीक है अभी भी डिफरेंस बना हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी कंपनीज को चुनते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो मिड भी है और पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप भी है, तो इसलिए मिक्स सिनेरियो आपका पोर्टफोलियो रनअप करता है। और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई पोर्टफोलियो। निफ्टी 500 कंपनीज की बात कर लो और यहाँ पे ये निफ्टी GST की बात, ये तो खैर बिल्कुल ही ख़त्म कंपनीज हैं तो उनकी बात बुक ही, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन है, तो आप देख सकते हो ये रहा मेरे पोर्टफोलियो का हाल। तो ये ऐसे ही नहीं आया, ठीक है। अगर आप कहोगे सर, अब नॉर्मली लोग चाहते इस बात पे हैं कि सर शेयर बता दो, अरे मैं हाई रिस्की वाला शेयर बता दो जहाँ मैं पैसा मल्टीप्लाई करने का सोच रहा हूँ और एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने वाला शेयर भी मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो हो सकता है वो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने वाला शेयर आपके पोर्टफोलियो में ना हो, मैं उसके रिस्क एपेटाइट पे प्ले कर जा रहा हूँ एक छोटी कंपनीज में। जैसे आपने देखा होगा, अगर मेरे पोर्टफोलियो पुराने टाइम से अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी से पैसा डबल भी हुआ, नीचे भी हुआ, बट उसको मेरा पोर्टफोलियो झेल गया। उसको मेरा पोर्टफोलियो अभी उन कंपनीज में काफ़ी कंपनीज जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, कुछ परफॉर्मेंस दे भी गई, लेकिन तो वो झेल गया, बन गया, कर गया। तो वो आपको अपने रिस्क एपेटाइट से प्ले करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक लंबे चीज़ों के हिसाब से, लेकिन इन सब के बावजूद भी मार्केट में एक बारीकी नज़र आपके पास बनी रहनी चाहिए। अभी जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का इस बात का कहना है, एक थोड़ा वीडियो लंबा होगा, रिक्वेस्ट आपसे प्लीज़ है कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपके लिए ये वैल्यूएबल कंटेंट डालने की मैं
आपके साथ कोशिश कर सकूं। जैसे मान लो अब मैं कोशिश ये सोच रहा हूं कि ज़्यादातर मैं संडे को, मतलब छुट्टी वाले दिन, वीकेंड में कोशिश करूंगा वीडियो आए, और बीच में अगर मैं एनर्जी इतनी जुटा पाया, समय निकाल पाया तो कर पाऊँ। क्योंकि अभी देखो ऑफिस भी चेंज हुआ है मेरा और सब कुछ हुआ है, तो सब कुछ नया है, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम डिवोट करना पड़ रहा है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब था हाँ कि जो इसके अलावा जो मैं बात करूंगा या इसके अलावा जो चीज़ें मैं देखूंगा, अभी देखो मार्केट में एक बुल रैली देखी आपने, सब कुछ देखा, ठीक है। अब कंसोलिडेशन देख लो, गिरावट भी देखी, अभी 22 सितंबर के बाद से गिरावट थी, हाहाकार था पूरा कि इतने ट्रिलियन, इतना पैसा ट्रिलियन डॉलर निकाल लिया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, इतना डीआई ने जबकि पंप अप किया पूरा पैसा, लेकिन मार्केट तो उस जगह पे नहीं है। मार्केट वापस अगर उस जगह पे रिबाउंड कर भी रहा है तो लेकिन पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं आपका उस जगह पे नहीं पहुंचा है या चीज़ें नहीं पहुंची हैं। और अभी जैसे कंसोलिडेशन की स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है या जो भी सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी प्ले करने का एक अलग ट्रांजेक्टरी है, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट अभी काफ़ी समय तक, जब तक ये मान के चलो यूएस के साथ में डील नहीं हो रही, टैरिफ चल रहा है और भी जगह पे, अगर मान लो गवर्नमेंट साइड से, अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट की बात है, अगर 29 तक चलने की गवर्नमेंट की बात है, वहाँ पे अगर कुछ स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है गवर्नमेंट के बहुमत में, तो भी मार्केट रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस जगह पे क्या करना चाहिए उसकी भी एक स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो कि किस तरह से बैठना चाहिए आपको मार्केट में, अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के, जब मार्केट कंसोलिडेशन की स्थिति में, उस समय भी पैसा बने। अभी जैसे देखा होगा कि पिछले 1 साल से निफ्टी तो सेम जगह पे पड़ा हुआ है भाई, जहाँ पे था भाई, अगर इसको देखा जाए कि जहाँ पे ये पोर्टफोलियो था, ठीक है, ये चीज़ें थी, अगर 1 साल पहले की बात करी जाए तो यहीं पे था और आज भी वहीं पे है, ठीक है। और मार्केट बोला निफ्टी ने तो पैसा बना के दिया ही नहीं है 1 साल से, तो क्या आपने बनाया 1 साल में? नहीं बनाया, तो वो भी बनता रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि भाई आपको थोड़ा बहुत पोजिशनल और स्विंग ट्रेड भी करना है उसके लिए, लेकिन एडिक्टेड नहीं होना है, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो के छोटा सा टारगेट दो, और उसके ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप के टारगेट अगर मैंने दे दिया कि भाई मैंने मान के चलो मुझे 20 लाख रुपए प्रॉफिट बुक करना है मार्च तक, तो मैं वो बस एग्रेसिवली भाई हुक एंड क्रोक एंड ये मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क कैपिटल अलाउ नहीं कर रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा मेरे लिए अलाउ नहीं कर रहा, फिर भी मैं लगे पड़ा हूँ कि नहीं मैंने कमिट कर दिया, दैट्स व्हाई आई विल डू इट। नहीं, बट वो आपको प्रोबेबिलिटी पे काम करना है कि भाई ठीक है, आई एम समवेयर गोइंग टू दैट टारगेट। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, मार्केट मान लो बुल रन आ गया या मार्केट में आपने कहीं गिरावट देख ली, तो आपको अकॉर्डिंगली भी एक्ट करना है। आपको अपने टारगेट्स को, यू आर नॉट सर्वोपरि, मार्केट जो है सुप्रीम होता है, उस हिसाब से भी आपको रिएक्ट करना है। उन सब चीज़ों पे असर कैसे दूसरी चीज़ें डालती हैं, उस पर थोड़ा सा बात करते हुए कि भाई किस तरह से मार्केट में प्ले चलता है, ठीक है, आगे सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्यों मैं कह रहा हूं कि कंसोलिडेशन की स्थिति बनी रह सकती है, क्यों आगे आने वाला ट्रम्प पीरियड जो है इसी दौरान इसी तरह से चीज़ें रन अप कर सकती हैं। अब इस दौरान मान के चलो गवर्नमेंट साइड से अगर बहुमत के कहीं कोई कंसिक्वेंसेस आते हैं, क्योंकि सब कुछ पैसे का ही खेल होता है, ठीक है। आज मोदी जी की सरकार जो है, या मतलब बात मोदी जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार की बात नहीं है, बात है इंडिया में बहुमत की सरकार। अगर उस बहुमत की सरकार में कहीं कुछ सपोर्ट से काम चल रहा है और अगर उसको हिलाने की बात आती है तो पैसे से ही हिलता है सब कुछ। तो अगर फॉरेन तरफ से या कुछ है कि भैया ठीक है तुम हमारे टैरिफ के हिसाब से डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, या बहुत सारी स्थितियां हैं, या आपने सब न्यूज़ में अपडेटेड होंगे, तो वो भी जो है एक फैक्टर होता है, हमें उसके हिसाब से भी सोचना चाहिए, सो दैट कि हमारा पैसा इस कंसोलिडेशन स्थिति में, गिरावट की स्थिति में चीज़ें बनी रहें, कर दिखाई पड़ती रहें, बढ़ती रहें, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स जरूर लेके आए, बिकॉज इन टॉपिक्स के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि क्यों मार्केट अभी 1 साल से पैसा बना के नहीं दिया, बुल रैली एंड क्यों हुई, मार्केट उसी जगह पे क्यों कंसिक्वेंसेस कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा क्यों निकाला, या क्या स्थितियां आगे आने वाले समय में होने वाली हैं, किन सेक्टर्स को सपोर्ट मिल सकता है, किन सेक्टर्स में डिमांड आ सकती है, उन सब के लिए हमें इन सब चीज़ों का अपडेट देन एनालिसिस। अब कहोगे सर अपडेट तो हमें मार्केट में, अपडेट तो सब हो रहे हैं, क्या सब पैसा बना रहे हैं मार्केट में, क्या सभी लोग पैसा बना रहे हैं? आप बताइए, रेलवे सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, देन आपका एफएमसीजी है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, क्या सभी सब शेयर्स हैं, कोई भी खरीद सकता है, कोई बेच सकता है, क्यों सब बराबर पैसा नहीं बना रहे हैं? बराबर पैसा इन्वेस्टेड हो तब भी वो बंदा बराबर, कोई किसी प्रॉफिट्स में होता है, कोई किसी प्रॉफिट्स में होता है। तो ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप उस जो एक न्यूज़ अपडेट होती है और एक होता है न्यूज़ एनालिसिस, तो उस न्यूज़ एनालिसिस पे जो है थोड़ा सा ध्यान देते हुए चीज़ों को कवर करने की मेरी मंशा रहती है।
यहाँ पे मैं बात करूँगा, जैसे जस्ट 5-6 पॉइंट्स लेके आया था, उनको थोड़ा शॉर्टली कवर करूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक मतलब कह सकते हैं कि एडवाइज़र हैं इनके यूएस गवर्नमेंट में, ठीक है, एक तरह से ट्रम्प के सेकंड हैंड मान लो। तो इन्होंने एक बात कही अभी पीछे, इन्होंने बोला जस्ट कि रोड टू रशिया यूक्रेन पीस गोज थ्रू दिल्ली, यूएस ट्रेड एडवाइज़र नावारो ने बोला, नेवरो, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा, आरोप लगाया कि भैया जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, यहाँ पे शांति अगर आनी है तो उसका रास्ता दिल्ली से हो गया जाता है। इन्होंने टोटल ब्लेम लगा दिया दिल्ली के ऊपर, अपने इंडिया के ऊपर, कि भाई इनकी वजह से ये जो है पीस नहीं हो रहा है, कि भाई हम उनसे जो क्रूड ऑयल ले रहे हैं उसको रिफाइन करते हैं, हमारी कंपनीज जो है रिफाइंड ऑयल को बेच रही हैं, चाहे वो यूएस में बेचें, चाहे वो यूरोप में बेचें, ऑल ओवर वर्ल्ड बेच रही हैं, और वहाँ से हम कच्चा तेल ले रहे हैं और ये करें, और इन टर्न रशिया को डॉलर मिल रहे हैं, उन डॉलर से वो जो है उन रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे यूएस के द्वारा, या कह सकते हैं दूसरी जगह पे कि वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं या ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो हार्ड कैश डॉलर्स मिल रहे हैं एंड दे आर एबल टू सर्वाइव द कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो भी यूक्रेन में। लेकिन ये सब देखो क्या है कि टोटल आप ट्रांजेक्टरी देख लो कि किस हिसाब से चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप अगर ईरान पे अटैक करते हो कि वही वो न्यूक्लियर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर कुछ भी आरोप लगा रहे हो तो सही, आप दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी आपका हित है, चाहे ये इराक की बात कर लो, चाहे वहाँ पे अफ़गानिस्तान की बात कर लो, और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका मतलब कुछ भी आपने किया, आपको बोलने वाला कोई नहीं हुआ, ठीक है। आपने अगर छोटा मोटा आंख दिखाया है तो रशिया ने दिखाया है, ठीक है। आपने चाहे वो ईरान पे अटैक किया हो, अफगानिस्तान पे किया हो, चाहे और जगह पे किया हो, तो आप अपनी वर्चस्व को तो आप कर रहे हो, तो सही है। अब यहाँ पे और रह गई बात ट्रेड करने की, तो वो तो सभी पता है कि भाई आपने कम्प्लीटली, चाहे वो यूके हो, सॉरी चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस हो, उन्होंने जो है कि रशिया के साथ में अभी भी ट्रेड्स हुए हैं और हमसे ज़्यादा हुए हैं। चाइना का है, आप चाइना, अब टैरिफ का डंडा आप लगा रहे हो तो दबाने वाली बात है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब इन्होंने जिस तरह से बोला कि क्या, अब जैसे इनके बात के कहने से तो अर्थ ये बात का निकलता है कि भाई इंडिया अगर क्रूड ऑयल रशिया से लेना बंद कर दे तो शायद ये वॉर रुक जाएगी, ठीक है। ये एक तरह से ज़बरदस्ती दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाली बात है, ठीक है। आप नहीं रुकवा पाए, दूसरी वॉर्स कौन से रुकवा लिए आपने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, नेवरो क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया कम्स एट ए टाइम व्हेन इंडिया एंड चाइना लीडर्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू इंप्रूव बायलैटरल टाइज। अब देखो वही चीज़ है, एक डंडा से तुमने हाँका दूसरे को हाँका। देखो भैया ये इंडिया और चाइना है। आज इंडिया ने कह सकते हैं जनरेशन वाइज, सॉरी पॉपुलेशन वाइज चाइना को बीट करके आगे, भाई चाइना अपने दम पे आगे बढ़ा है भाई। चाइना के पास में यूथ पॉपुलेशन थी, ठीक है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, चीज़ें किया, वो अपनी यूथ पॉपुलेशन की दम पे आगे बढ़ा है। उन्होंने दिन रात अपने वर्कर्स को लगाया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करे हैं, फिर एफर्ट्स लगाए हैं, तब जाके आपको सस्ते में क्रिएट करके दे रहे हैं। सिंपल सा रीज़न है कि भाई जैसे अगर आप मान के चलो 4 जगह अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो क्या होगा, निगोशिएशन होगा, बोला यार तुम इतने में बेच रहे हो, वो इतने में बेच रहा है, वो इतने में बेच रहा है, तुम नहीं कम करोगे तो मैं उससे ले लूंगा, वो उसके ऊपर दबाव आ गया यार उसका ना बिक जाएगी। तो ये सेम चीज़ है। तो मैन्युफैक्चरिंग आप यूएसए में कर ही नहीं पा रहे हो भाई, कर ही नहीं सकते आपकी कंपनीज। तो अब जो है दूसरा वर्चस्व जो है वो इंडिया का आ रहा है। इंडिया में जिस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ है और आगे बढ़ रही है, भाई खिलाओगे किसको, आप कंज्यूम किसको करवाओगे, मार्केट भी है और मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है। कि भाई चाहे चाइना की बात कर लो, चाहे इंडिया जो टेक्नोलॉजी वाइज चाइना थोड़ा आगे है, इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा सा सस्ते में प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन इंडिया के बिना उसका भी काम नहीं है। तो समझदार है भाई, चाइना एक इस तरह की कंट्री रही है कि भाई वो डायरेक्टली किसी से जहाँ उसका हित होगा, और हर कंट्री का होना भी चाहिए। आज इंडिया का अगर हित अगर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बोला ठीक है तुम आंखें दिखा रहे हो, तुम टैरिफ लगा रहे हो, तुम चीज़ें कर रहे हो, करो भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास खुद के पास कितना कंजप्शन है, अगर हम और चाइना और ये मिल जा रहे हैं तो हमारे बहुत ज़बरदस्त वो लेवल क्रिएट हो जाएगा। तो वो जो क्लोजनेस है वो उस तरह से ना बैठ जाए। तो ब्लेम जो है टोटल लगाया जा रहा है कि इंडिया के ऊपर कि भाई वायरस चाइना भी खरीद रहा है, आप भी खरीद रहे हो, यूरोप भी खरीद रहा है, वो भी डॉलर्स में, कंप्लीटली आप बंद कर दो। केवल स्विफ्ट को बंद करने देने से या वो लगा देने से, सैंक्शन लगाने देने से खत्म नहीं हो जाती चीज़ें। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे, क्या ईरान सर्वाइव नहीं कर रहा? ईरान बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा ईरान? तो वही चीज़ें हैं। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को ना सोचें, ठीक है। आप देना बंद कर दो, कहोगे कि ठीक है मान के चलो यूक्रेन हार जाता है, रशिया का ही पार्ट था, ठीक है, आप उस चीज़ को डायरेक्ट आ जाए, इतना ही आपको चिंता है तो डायरेक्टली वॉर कर लो। आप अगर कह सकते हैं यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हो और कर रहे हो कि अगर हमने वॉर किया तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो।
अरे भाई आपके भी तो गए थे अभी जो कह सकते हैं प्लेन्स गए थे और जाके ईरान के उस जो न्यूक्लियर साइट को वहाँ पे जाके तुमने अटैक किया था, रशिया ने वार्न भी किया था। लेकिन ठीक है, एक कैलकुलेटेड लेवल पे आपने बोला कि भाई मैं यहीं तक स्टॉप 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 स्टॉप, अब इससे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं जो वो डैमेज करने थे मैंने कर दिए। तो ये सब चीज़ें आप अपनी वो चीज़ें हैं। तो इनका कहना इस बात का था कि भाई कुल मिला के इनका ये है कि इंडिया चाइना इस मामले में ये आगे ना बढ़ जाए, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द USA. White House trade advisor Peter Navarro on Thursday claimed that India does not want to recognize its role in the bloodshed, adding that the road to peace runs through the New Delhi. ठीक है, ये अब इन्हें ये ब्लडशेड दिखाई पड़ रहा है, जबकि पूरे वर्ल्ड में आप लोग कितना क्या कर चुके हैं। तो ये चीज़ें रोड टू पीस रन्स थ्रू न्यू दिल्ली, इनका कहना है। ठीक है, इसका जवाब भी दिया है कहते हैं अपने जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद ने, उन्होंने अब इनका जो आरोप था वो इस बात को लेकर था कि प्राइवेट सेक्टर रिफाइनर्स हैं जो अपने इंडिया में हैं, वहाँ से रशिया से क्रूड ऑयल लिया, उसको रिफाइन किया और उसको बेचा कहाँ, बोले यूरोप बेचा, एशिया बेचा, जहाँ पे भी जहाँ अच्छा पैसा मिला। अब ये भी बात है कि अब इंडिया ने इस बात पे कहा, बोला ठीक है तो उस पर पैसा कमाया आपने, बहुत पैसा कमाया, ठीक है, ये कहना है जो है USA का कि भाई अपना ठीक। तो हाँ ठीक है, इंडिया ने अगर कैसा, जैसे मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे अब US ने जो रिफाइनर्स, इंडियन रिफाइनर्स हैं, चाहे वो रिलायंस चाहे हो, चाहे जो और भी अपनी गवर्नमेंट कंपनीज हो, उनको टारगेट किया कि रिचेस्ट फैमिलीज हैं, ये इन्होंने बहुत पैसा बनाया। चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लो, नायरा एनर्जी की बात कर लो, तो इन लोगों ने वहाँ से पैसा बनाया बहुत ज़्यादा और उसको वर्ल्ड में रिफाइन करके बेचा है। और चाहे वो US में बात करी हो, चाहे वो आप डायरेक्ट जो यूरोप अगर खरीद रहा है नेचुरल गैस रशिया से, तो वो ठीक है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो फ्यूल एनर्जी ठीक है। अब ये इनका मतलब इस बात पे कहने का भी मतलब था कि रिफाइन करके आप अपनी नीड के लायक तो बाय करो, ठीक है, बाय करते थे। अगर जिस तरह से बोला कि भाई इंडिया अपनी फ्यूल और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपसे पूछने नहीं आएगा कहाँ से खरीदा, और हमने बैलेंसिंग की है इंडिया का इस मामले में। जो अभी जयशंकर प्रसाद का जो रिप्लाई आया उसमें यही है कि भाई हमने बैलेंसिंग की है, अगर हम रशिया का ऑयल मार्केट में नहीं उतारते तो भी भाई हमें तो खरीदना पड़ता, चाइना को सबसे ज़्यादा खरीदना पड़ता, तो जो ऑयल प्राइसेस हैं दैट विल शूट अप। अब जब शूट अप हो जाएगा तो इनबैलेंसिंग हो जाएगी, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए कोशिश की है। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि चीज़ें उसी हिसाब से रन हो। ठीक है, आपको दर्द इस बात का है कि आपकी जो कंपनीज, US की जो कंपनीज मार्केट में जो ऑयल था वो महंगा निकालना चाह रही थी, महंगा बेचना चाह रही हैं, उसका प्राइस अगर नहीं बढ़ेगा तो वो कहाँ से, जो ड्रिल बेबी ड्रिल की जो राजनीति है, जहाँ से पैसा लिया और आप जो प्रेसिडेंट बने, चीज़ें बनी, तो वो कैसे फुलफिल होंगी। तो जब तक अगर इंडिया इस तरह से रिफाइन कर करके उनका क्रूड ऑयल बेचता रहेगा $1, तो ये सब टोटल बिजनेस पे चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक टॉपिक इसको देखो कि US का जो टैरिफ है इम्पैक्ट इंडिया सीज एशियाज बिगेस्ट अर्निंग डाउनग्रेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन हुआ कि भाई इंडिया की कंपनीज जो हैं सिंगल डिजिट परसेंटेज फॉर 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, हमारी जो स्पेशली जो US के साथ में हमारा काम चलता है, उनके टैरिफ की वजह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट तो बैठेगा। तो इंडिया ने, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया ने डोमेस्टिक टैक्स कट किया। ठीक है, डोमेस्टिक टैक्स कट किया कि भाई एक तरह से थोड़ा सा कुशन मिल जाए, जो इम्पैक्ट आएगा कंपनीज के ऊपर में उन्हें थोड़ा सा राहत मिल जाए, सो दैट दे शुड सर्वाइव और उनकी बैलेंस शीट में ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो इस तरह से इंडिया ने अपना हेल्प करने की कोशिश की, और GDP ग्रोथ में जो डिफरेंस आएगा उसका भी एक आकलन किया, और लगभग बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 0.1% तक का जो है सिचुएशन लगेगी। हो सकता है, डिपेंड करेगा, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मार्केट में अगर कहीं और डील्स होती है इंडिया की तो दैट विल डेफिनेटली बी नलीफाइड। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ें कहेंगे, अभी जो जयशंकर प्रसाद ने, जो मैंने अभी आपको टॉपिक दिखाया कि US के जो स्पोक्स पर्सन जो थे, उन्होंने जो बोला उस पर जो जवाब आया जयशंकर प्रसाद ने, उन्होंने बोला, साफ साफ बोला कि देखो, इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट। सिंपल सी बात है, भाई आप क्यों खरीद रहे हो। बोले कि US को बेचा क्रूड ऑयल रिफाइन करके जो है इंडिया ने रशियन ऑयल को। अरे भाई आपने क्यों खरीदा, आपको सस्ता मिला आपने खरीदा, हमें सस्ता मिलता है हम देखते हैं, भाई हम भी तो वहाँ से इसीलिए खरीद रहे हैं, तो आप भी तो बिजनेस कर रहे हो। तो जयशंकर साहब ने कहा, बोला कि दूसरा जो इन्होंने सैंक्शन लगाया इंडिया के ऊपर, रशियन ऑयल को हमने बाय किया, दैट्स वाई, तो उसका भाई आप मत खरीदिए ना, आप क्यों खरीद रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है अपने जयशंकर प्रसाद, उन्होंने सैटरडे को बोला कि दिल्लीज ऑयल परचेजेस वर बोथ इन नेशनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट। बोला कि हमारा जो है, हम नेशनल इंटरेस्ट भी है और ग्लोबल इंटरेस्ट है, हमने जो बाय किया, अगर हम नहीं बाय करते और नहीं मार्केट में बेचते, नहीं चीज़ें करते, तो जो भाई जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बहुत रॉकेट हाई हो जाता, और उसके लिए जो है जो बायर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली दिक्कत आती, हमारे लिए भी दिक्कत आती।
और जो अनइवन सिचुएशन होती है और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली चीज़ें मार्केट और कंपनीज पे फर्क तो पड़ने ही वाला है। तो उन्होंने सिंपल बात कही कि द मिनिस्टर वाज एम्पैथेटिक ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, बोले इट्स फनी टू हैव पीपल वर्क फॉर ए प्रो बिजनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक्यूजिंग अदर पीपल ऑफ डूइंग बिजनेस। बोले दूसरों को तो आप डांट रहे हो बल्कि खुद ही बिजनेस कर रहे हो। इफ यू हैव ए प्रॉब्लम बाइंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, डोंट बाई इट, nobody forces you to buy it. Europe buys, America buys, so you don't like it, don't buy it. मतलब यूरोप बाय कर रहा है, अमेरिका भी बाय कर रहा है बहुत सारी चीज़ें आप रशिया से, और हमसे अगर हमने रिफाइन करके ऑयल बनाया है उसको हमने मार्केट में उतारा है, उसे आप बाय कर रहे हो, क्यों बाय कर रहे हो? आपको सस्ता मिल पा रहा है इसलिए आप बाय कर रहे हो। ही सेड रिस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन परचेज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, ही नोटेड दैट इन 2022 व्हेन ऑयल प्राइसेस सर्ज्ड दैट वाज ग्लोबल कंसर्न। बोला कि 2022 में जब ग्लोबल कंसर्न था और 2022 में ऑयल प्राइसेस हाई हुए थे, इन 2022 देयर वाज अ डीप नर्वसनेस ऑन द इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ऑयल प्राइसेस गोइंग अप। ठीक है, एकदम त्राहिमाम था इस बात के लिए कि भैया ऑयल प्राइसेस कितना हाई होता चला जा रहा है। दैट्स टाइम इट वाज सेड दैट इफ द इंडिया वांट्स टू बाय रशियन ऑयल, तब ये कहा गया था कि अगर इंडिया रशियन ऑयल को बाय करना चाहता है, लेट देम, उन्हें बाय कर लेने दो, तो उन्हें पता है स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, बिकॉज दैट वुड स्टेबलाइज द प्राइसेस। ठीक है, तो हर चीज़ ताना बाना एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको लगता है आप टैरिफ लगाएंगे, इम्पैक्ट इंडिया की जीडीपी पे होगा थोड़ा सा, तो पड़ेगा फर्क आप पे भी। ठीक है, जयशंकर सेड इंडियाज परचेसेस वर इंटेंडेड टू calm the market as well as we are buying oil to stabilize the oil prices. Yes, it is in our national interest, but it is not in global interest also. ठीक है, उन्होंने यही बोला कि भैया ये ग्लोबल इंटरेस्ट में भी है ये चीज़ें। ऑन इंडियाज टाइज विद मॉस्को, जयशंकर सेड द टॉक्स ड्यूरिंग हिज रशिया विजिट आफ्टर द अलास्का मीटिंग फोकस्ड हेविली ऑन द टू साइड्स एनुअल बायलैटरल एंगेजमेंट। वीड लाइक टू इंक्रीज ट्रेड विद रशिया। ठीक है, हम रशिया के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड वाइल स्ट्रेसिंग दैट द न्यू दिल्ली पोजीशन ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज क्लियर। जबकि बोला कि हमारा जो यूक्रेन के प्रति जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। वेयर इंडिया स्टैंड्स इज वेरी क्लियर एंड वी वांट एन अर्ली एंड टू द रशियन यूक्रेन इश्यू। बोला हम उनके वॉर को भी एंड चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से ही चल रहा है। यूएस इंडिया ट्रेड निगोशिएशंस आर ऑन सेज, बोला कि हमारे साथ जो यूएस के साथ में हमारे ट्रेड निगोशिएशन वो चल रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे जहाँ हित हैं फार्मर्स को लेके, छोटे जो किसानों को लेके, उन सब चीज़ों पे, वहाँ पे हम स्ट्रांगली अपने चीज़ों पे खड़े हुए हैं। और उसके चीज़ों के बाद में हमने ओपन रखा हुआ आपके साथ में डिस्कशन, और देखते हैं चीज़ें कहाँ तक फ्रेमवर्क काम करता है। और रह गई बात दूसरी कि चाइना के साथ में नज़दीकी बढ़ रही है या रशिया के साथ में नज़दीकी बढ़ रही है आपकी वजह से या कुछ है, तो हमें अपने हित तो देखने पड़ेंगे ना, हमें अपने हित देखने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत चीज़ों पे साथ दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे अभी अमेरिका के जो चैट जीपीटी जो सैम अल्टमैन जो उनके कह सकते हैं कंपनी के वो हैं, तो उन्होंने जो है पहले भी बोला था, सैम अल्टमैन जो इनके चैट जीपीटी फाउंडर हैं, वहाँ पे वी आर एक्साइटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, पहले भी बोला था और आज भी। देखो, बिजनेसमैन अप्रोच देखता है, कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान। ठीक है, ये दुश्मनी और दोस्ती यारी ये कुछ नहीं चलता है, और ऐसा ही आप भी देख रहे हो। ठीक है, चैट जीपीटी फाउंडर सैम अल्टमैन ऑन फ्राइडे सेड दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ एंड टू इन्वेस्ट मच मोर इन द कंट्री। अर्लियर ही सेड दैट ओपन एआई इज ओपनिंग इट्स फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया लेटर दिस ईयर। वी आर ओपनिंग अवर फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया लेटर दिस ईयर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट नेक्स्ट मंथ। एआई अडॉप्शन इंडिया हैज बीन अमेजिंग टू वॉच चैट जीपीटी यूजर्स ग्रू 4x इन द पास्ट ईयर। आपकी सभी कंपनियां इंडिया की वजह से चल रही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि किस तरह से जितने भी हैं, और अब ये देख लीजिए 4x की ग्रोथ हुई है एआई पे, और उस वजह से वो पैसा लगाना चाह रहे हैं इंडिया पे, तो उसको फ़ायदा तभी तो लगाएगा। एप्पल के फाउंडर जो एप्पल के जो फॉक्स कौन है, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, प्लांट लगाए, तो उन्हें फ़ायदा इसलिए। ऐसा थोड़ी ना कि आप रातों रात पेड़ खड़ा कर दोगे और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाएगा। एंड वी आर एक्साइटेड टू इन्वेस्ट मच मोर इन इंडिया, अल्टमैन पोस्टेड ऑन एक्स। ओपन एआई सेड दैट इट हैज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन इंडिया एन एंटिटी इन इंडिया एंड हैज बिगन हायरिंग ए डेडिकेटेड लोकल टीम। दिस टीम विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद लोकल पार्टनर्स, गवर्नमेंट्स, बिजनेस डेवलपर्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। अब इससे आपको क्लियर एक एजेंडा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की कंपनीज को कहाँ कहाँ पे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। कैन यू इमेजिन कि एआई से रिलेटेड जो टेक कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ हैं क्या कुछ अभी जैसे बहुत से जगह पे निकाला जा रहा है, बड़े जाइंट कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह वगैरह, वो सब जो है ले ऑफ कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज किस लेवल पे किन किन क्षेत्रों में चीज़ों पर कर रही हैं, और किस तरह का डेवलपमेंट आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एआई इन इंडिया इज इनक्रेडिबल। इंडिया हैज़ ऑल द इंग्रीडियंट्स। कैन यू इमेजिन कि इंडिया हैज़ ऑल द इंग्रीडियंट्स टू बिकम ए ग्लोबल
AI leader, amazing tech talent, a world-class developer ecosystem, and strong government support through the Indian AI mission, said Sam Altman, CEO of OpenAI. ये आपके बंदे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि हमारा फ्यूचर जो टेक कंपनीज हैं उनका क्या होने वाला है। जैसे मैंने कुछ कंपनीज बाय करी थी, इनमें एग्रेसिवली हैवी इन्वेस्टिंग की है, बट अपने रिस्क एपेटाइट को कैलकुलेट करते हुए उनके रिजल्ट्स भी सही आए, तो आप यू कैन अप्रोच की चीज़ें किस तरह से बैठ रही हैं, आपको हिंट हो गया होगा। ओपनिंग अवर फर्स्ट ऑफिस एंड बिल्डिंग लोकल टीम इज इन एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन अवर कमिटमेंट टू मेक एडवांस AI मोर एसेसिबल अक्रॉस द कंट्री एंड टू बिल्ड AI फॉर इंडिया एंड विद इन इंडिया, ठीक है। टू बिल्ड AI फॉर इंडिया एंड विद इन इंडिया। अरे सिंपल सी बात है यार, 4x की ग्रोथ हुई है उनके चैट GPT के यूजर्स में, तो भैया क्यों पैसा नहीं लगाएगी वो कंपनी, यहीं पे डेवलप करेगी और उसको एडवांस लेवल पे लाएगी और चीज़ें करेगी, यहाँ की कंपनी को काम मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अगर चैट GPT के प्रोडक्ट्स को बेचना है या उसको एडवांस लेवल पे लेके आना है तो आपके सिलिकॉन वैली में कहाँ हैं इंजीनियर्स। तो अगर वो यहाँ ऑफिस खोले, भाई आप वहाँ पे टैरिफ चिल्ला रहे हो, तो डेफिनेटली दे विल इन्वेस्ट हियर। भाई वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ के इंजीनियर्स को विद इन द इंडिया काम मिलेगा, उनको और सस्ता भाई सैलरी में यहाँ पे बंदा मिलेगा, इंजीनियर्स IITians एंड और बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो आप तो आने वाला समय है, आज हम लोग इस तरह की बात करें 2025 में, आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ होने वाली है इंडिया में, तो इसीलिए बने रहो चैनल पे, चीज़ों को एनालाइज जरूर करते रहो कि किस तरफ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ज्वेलरी सेक्टर की बात आई, यहाँ पे एक थोड़ा सा जो कॉज आया कि भाई, तो इसको मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा, मैं इसको कवर नहीं करूँगा अभी कि नहीं ये नहीं था, ये तो टैरिफ अर्निंग्स के बारे में बात की गई थी, किस तरह का इम्पैक्ट बैठ सकता है, ठीक है। ये चाइना से जो इंपोर्ट हो रहे हैं अंडर जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो इंपोर्ट आ रहा है, सस्ता माल वहाँ से आ रहा हो जिसकी वजह से इम्पैक्ट बैठा, तो उन सब चीज़ों पे भी अभी एक प्लिया जो कह सकते हैं डाली है गवर्नमेंट की उसमें, तो वहाँ पे ये जो मैं अगर इसके उसको मैं कवर कर दूँ कि 25% जो इम्पोर्टर ड्यूटी लगती थी वहाँ पे उन्होंने बढ़ा के ये 600 kg पे इस वाले कोड में लगती थी, उसको उन्होंने घटा के बढ़ा दिया है। और जो दूसरे प्रोडक्ट के नाम पे आ रही थी ज्वेलरी, उसको वहाँ पे जहाँ पे लग रहा था टैरिफ जो कम लग रहा था, उसको उन्होंने इम्पोर्ट कर रहे थे यहाँ की फैशन ज्वेलरी वाले लोग, तो जिसपे 400 रुपीज़ kg लगता था और जो है उसको बढ़ा के 600 किया था, पहले लगता था इतना, और उसको उन्होंने बढ़ाया था कि सो दैट कि इंडियन ज्वेलर्स को फ़ायदा हो। और अब जो चीज़ें थोड़ी इम्पैक्टेड हुई तो उसके तहत ये चीज़ें अभी बट वो जो माल मंगाते थे 150 रुपये और 250 रुपये kg की फ्राइट में मंगाते थे और उसको HSN कोड में कन्वर्ट करके मंगाते थे उस ज्वेलरी को, देन यहाँ पे उसको रीबिल्ड करके भेजते थे। तो एक तरह से टैक्स चोरी थी और सस्ता माल आ रहा था, तो वो सब चीज़ें, तो इस पर भी नज़र पड़ी, नोटिस गया गवर्नमेंट को, कस्टम अथॉरिटीज़ को, तो वहाँ पे भी अभी कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा किन को मिलेगा, किन कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ज्वेलरी सेक्टर से। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि किस तरफ को चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। चाहे वो ज्वेलरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, चाहे AI बेस्ड बात कर लो, और भी जो सेक्टर्स हैं, रेलवेज हैं और हैं, तब उन सब चीज़ों पे मैंने आप लोगों के साथ में कवर करने की कोशिश करी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन जरूर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, तो लिंक दे रखा है, बट जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर लेना जिससे आप डिस्टर्ब ना हो, और वहाँ पे एक अच्छी एनालिसिस होने की कोशिश होती रहती है। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, सपोर्ट जरूर करिएगा विद दीज वर्ड्स, बाय बाय।